My name is Aishwarya Sharma. I am an IPS officer of the 2017 batch, and I secured rank 168 in UPSC 2017. And ये live session I am taking to help you and guide you with whatever knowledge that I have about the exam and its preparation. And I'll be answering the general queries and questions that are faced by any UPSC aspirant. सबसे पहले I would like to talk about my UPSC journey. मैं जब अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था that I would want to go for this exam and had started my preparation accordingly. सबसे पहले मैंने अपने UPSC का सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ये सब चीज़ें डाउनलोड की और उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगी। मैंने शुरुआत में ही नोट्स बनाना शुरू किया, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना शुरू किया और सारे जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज और बुक्स थे उनसे भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर मैंने फाइनल ईयर में फुल थ्रॉटल में UPSC की प्रिपरेशन की। मेरा प्लेसमेंट एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ जिसका नाम एल्स्टॉम है। उसके बाद मैंने वो प्लेसमेंट होने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान UPSC पे लगाया एंड मेरा ऑप्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि मैंने अपने कॉलेज के ख़त्म होने के जस्ट 2 महीने बाद दिया था, उसमें मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और उसके बाद मेरा उस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया बट आई कुड नॉट क्लियर मेंस बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ माई ऑप्शनल। तो उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया एंड देन आई गिव माई सेकेंड अटेम्प्ट इन UPSC 2016 एग्ज़ाम and I fortunately cleared it and I got the rank 168. This is my journey in short. अब मैं specific questions शुरू करूँगी कि आपने prelims GS1 GS2 CSAT की तैयारी कैसे की। So initially for prelims my strategy was कि I'll focus more on the past year question papers. मैंने उनको analyze किया कि कौन से portion से ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स फॉलो की, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया और उन पे फिक्स्ड रही। प्रीलिम्स में मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा काम की विच आई फाउंड द मोस्ट हेल्पफुल वाज दैट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की एंड प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के जस्ट पहले आई मस्ट हैव सॉल्व्ड अराउंड 50-60 मॉक टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट के थ्रू जहाँ जहाँ मैं गलती करती थी, जो पोर्शन जिस सब्जेक्ट का मेरा वीक होता था, आई वर्कड ऑन दैट, आई स्टडीड मोर एंड सिमिलरली आई बिल्ट एन अप्रोच कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी, कितना गेस कर सकती हूँ, कैसे कोरिलेट करके गेस करूँगी बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वेरी एनालिटिकल सो यू गेट बेटर एट सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हेन यू प्रैक्टिस। सो आई थिंक फॉर प्रीलिम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन एंड आई वॉज लकी, मैंने दोनों प्रीलिम्स में आई स्कोर्ड वेल। फर्स्ट प्रीलिम्स में मेरे 120 आए थे और सेकंड प्रीलिम्स में मेरे 150 आए थे, 148 समथिंग एंड विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर। एंड मैंने यही बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैंने बेसिक बुक्स जो सिलेक्ट की थी हर सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट एक बुक, उन्हीं को बार बार पढ़ा। मैंने विजन आईएएस के नोट्स को रेफ़र किया अपने करंट अफेयर्स और GS के लिए एंड फॉर पेपर 2 मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ज़रूरत नहीं पड़ी पेपर 2 के लिए। और पेपर 2 आजकल आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है पास्ट फ्यू इयर्स से, तो जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उन्हें तो ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए और जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उन्हें भी कुछ मॉक टेस्ट और पेपर सॉल्व करने चाहिए। आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम RCs में आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड इफ़ योर मैथ्स इज स्पेशली नॉट स्ट्रॉन्ग, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2। फिर मेंस के ऐसे पेपर पे आते हैं, उसकी तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे एसेज लिखे थे। मैंने विजन आईएएस के ऐसे टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी और जो भी मेरी फैमिली में एल्डर्स थे उनसे भी जो अच्छे थे, एक्सपर्ट्स थे टॉपिक्स पे, उनसे मैंने अपने एसेज चेक कराए। और एसेज की तैयारी बेसिकली आपके एसेज एडिटोरियल की तरह होनी चाहिए।
अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, पढ़ने में इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और एक स्टोरी की तरह फ्लो करना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। और essay was never my strength. I did not score exceptionally well. I was an average scorer in essay, so I'm not the best person to guide. But मेरे हिसाब से आप किसी से फीडबैक लीजिए, अपने essays पढ़ाइए, they should be interesting and they should be connected with the topic. मैं उनका कोई भी टॉपिक मिलता था तो उसके मल्टी फैसेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उसके हिसाब से आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द essay. फिर मैंने मेंस के पेपर्स की कैसे तैयारी की, तो सेम चीज़, मैंने सिलेबस डाउनलोड किया एंड स्पेसिफिक पेपर्स के लिए स्पेसिफिक बुक्स पढ़ी एंड मेरी बुक लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। मेनली मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफ़र की, मैंने ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और एनसीईआरटीज़ रेफ़र की, मैंने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस के नोट्स रेफ़र किए बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड मैंने पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स में मेनली वो लक्ष्मीकांत रेफ़र की एंड मेंस में मैंने पॉलिटी और इन सब के जो नोट्स हैं वो विजन आईएएस के नोट्स रेफ़र किए। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैंने नॉर्मन लुइस वाली बुक पढ़ी थी। इवन एक एनसीईआरटी है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर क्वाइट हेल्पफुल एंड आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने मेंस में मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था और टेस्ट सीरीज़ मैंने मेंस की भी दी थी विजन आईएएस की। आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ देखते हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस पार्ट ऑफ द पेपर पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से चीज़ का आपका सिलेबस ज़्यादा कवर करना है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मेंस में कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पाएँ, आपकी राइटिंग स्पीड वैसी होनी चाहिए और आपको हर चीज़ के बारे में नहीं मालूम होगी बट मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए, आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए और एक आंसर की बॉडी होनी चाहिए। ये चीज़ें आई थिंक बेयर मिनिमम है। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक टू ज्योग्राफी या कुछ अदर साइंस में आप डायग्राम्स बना सकते हैं फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए। और पेपर 4 में केस स्टडीज़ आपको अच्छे से सॉल्व करनी चाहिए। पेपर 1 में मेनली आई स्कोर्ड रियली वेल, उसमें जीएस, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आए थे उसमें। टू द पॉइंट आंसर लिखे मैंने। आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि जैसे आप 10th बोर्ड में आंसर करते हैं या 12th बोर्ड में आंसर करते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वैसे आपके आंसर्स होने चाहिए। जो सीबीएसई के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं 10th और 12th के, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे चेकिंग होती है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। GS2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स होता है मेनली, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए और जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू रिसेंट केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में। पेपर 2 में भी आप सिंपल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन ने पूछा है, अगर गुड गवर्नेंस या जो, तो आप सिंपल लैंग्वेज में आंसर कीजिए, इधर का उधर मत करिए एंड यू विल डू वेल। GS पेपर 3 मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो मेरे लिए GS पेपर 3 बहुत ही सिंपल था। इट्स मेनली इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, और इसके लिए विजन आईएएस के नोट्स को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था। GS पेपर 4 बहुत ही स्कोरिंग पेपर हो सकता है अगर आप इसे समझें तो। विजन आईएएस की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके रेफ़र कर सकते हैं और उस पर पुराने टॉपर्स की आप आंसर शीट्स देखिए, कैसे उन्होंने केस स्टडी सॉल्व की। तो जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि पेपर 4 में आपको आना चाहिए आंसर्स कैसे लिखते हैं, उसकी एक स्टाइल होती है, वो स्टाइल आपको आनी चाहिए। प्रोज कॉन्स केस स्टडी के, कि अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऐसे करके आप अपने सारे डिसीजंस को एवेल्युएट कीजिए। फिर जो डिसीजन सबसे मिनिमम जिसमें नुकसान होंगे और मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये पेपर 4 की स्ट्रैटेजी थी मेरी एंड इट रियली वर्क फॉर मी। एंड विजन आईएएस के वेबसाइट पे जो टॉपर्स के आंसर शीट्स हैं उसमें सुहर्ष भगत सर की एक आंसर शीट आपको मिलेगी, उसमें पेपर 4 के आंसर्स कैसे लिखना है बहुत सुंदर तरीके से बताया है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं।
मेरा मीन्स में ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए द रिलक्टेंट इकोनॉमिस्ट करके एक ब्लॉग है, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया था। वो अभिमन्यु गेलट सर का था। उनने लास्ट ईयर मेरे एग्ज़ाम देने से 1 साल पहले यूपीएससी क्लियर किया था। फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं वो। तो जो उनने बुक लिस्ट बताई थी, आहूजा, सैल्वाटोर, जैसे जैसे उनने बुक्स बताई थी मैंने वो फॉलो की थी। उमा कापिला फॉर पेपर 2। इसमें भी मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर सॉल्व किए थे। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे मेजर यूनिवर्सिटीज़ और उनसे टॉपिक वाइज ऑप्शनल की स्ट्रेंथ सिलेक्ट करने में। मेरे हिसाब से ऑप्शनल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए विच यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, आप बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि you are performing better than the other people, and economics as an optional was very scoring. If you know the right answer then आपको 100% मिलता है। मैंने ग्राफ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी थ्रू फ्लैश कार्ड्स और न्यूमेरिकल्स काफ़ी सॉल्व किए थे, उनकी भी प्रैक्टिस की थी। एंड जनरल सारे मॉडल्स के भी मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, उनके अजम्पशंस, उनके ग्राफ्स, कैसे उनको सॉल्व करना है। एंड बेसिकली पेपर 2 मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस दिया था कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कलेक्ट करूँ अपने आंसर्स में, मैं टेक्निकल एविडेंस पे आंसर्स लिखूँ। एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन पेपर 2। आई थिंक मेरे को 168 मार्क्स आए थे पेपर 2 में। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लानिंग। मैंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ब्लॉग्स देखे थे और उनके थ्रू मैंने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने अभिमन्यु सर के नोट्स जो इकोनॉमिक्स के हैं रिलेक्टेंट इकोनॉमिक्स पे, उनको भी फॉलो किया था और मैंने खुद के भी नोट्स बनाए थे। मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स भी रेगुलरली पढ़ती थी और द इकोनॉमिक्स मैगज़ीन भी पढ़ती थी फॉर करंट अफेयर्स रिलेटेड। और पेपर 2 ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप पिछले 15 साल के क्वेश्चंस को अगर बार बार पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पैटर्न है। फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गई थी और मैंने 2-3 कोचिंग्स में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मेनली आपको अपने डैफ के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की तैयारी करनी होती है, आपकी बेसिक हॉबीज़, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके स्टेट के बारे में। उसके अलावा जो सारे करंट अफेयर्स हैं, एक ऑल इंडिया रेडियो का शो आता है स्पॉटलाइट, उसमें करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इश्यूज पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो चेयरमैन को बुलाएंगे जो आपको डिटेल में उस इशू पे उनका ओपिनियन देंगे। इट्स अ गवर्नमेंट रन शो एंड इट्स ब्यूटीफुल। उसके अलावा आई ऑल्सो यूज टू वॉच राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी, उनके काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, यू कैन वॉच देम। इंटरव्यू इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। जितने ज़्यादा आप ओरिजिनल और अपने से ट्रू रहेंगे इंटरव्यू में, उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। इट्स लाइक टॉकिंग टू एन एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली। डोंट ट्राई टू फूल देम इन द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, and if you don't know something please apologize and say sorry sir, I don't know the answer to this question and move on. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया के सिक्योर आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में भी की। उसके अलावा मैं डेली एक अपना रजिस्टर में आंसर लिखती थी और खुद से ही एवेलुएट करती थी। एंड बाद में मैंने मेंस की विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जिससे मेरी आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था बिकॉज दे गिव यू फीडबैक, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ऑल्सो यू गेट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू कैन स्ट्रैटेजाइज। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपके टेबल पे होने ही चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कैसे करें? आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कीजिए और फिर टॉपिक वाइज एनालाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल आप पिछले 15 साल के अरिहंत सब्जेक्ट वाइज भी एनालाइज करके आपको देता है। अरिहंत के पेपर्स आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें सपोज आप पॉलिटी के पेपर्स देख रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं।
एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू गो थ्रू योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप ट्रेंड देखिए, करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, इस इन्वायरमेंट का क्या वेटेज है, फिर एनवायरनमेंट में इस टॉपिक का क्या वेटेज है, कन्वेंशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, क्रिटिकल एंडेंजर ये वाला स्टेटस पे कितने पूछे जा रहे हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइगर्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और ये आई थिंक एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी में कोचिंग इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़्यादा कोचिंग नहीं की क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में कंफर्टेबल थी, बट अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं या आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत होती है तो यू शुड जॉइन अ कोचिंग बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, और आपको नोट्स वोट्स सब देते हैं वो, विच इज़ गुड। आई थिंक यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो जो भी मटेरियल आप सिलेक्ट करते हैं आप अपने रिसर्च के हिसाब से, आप बस उसको स्टिक कीजिए। नए नए मटेरियल्स, नए नए बुक्स पे मत जाइए। आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया है, उसी पे आप बने रहिए एंड प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट। टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड जॉइन अ गुड क्वालिटी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जिसमें काफ़ी सारे बच्चे अपीयर होते हों, ताकि आपको ऑल इंडिया आपकी रैंक्स मिले और आपको पता चले कि वेयर डू यू स्टैंड एंड व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन का स्टेटस। एंड ऑल्सो आपको उस टाइम ड्यूरेशन में उसे एक एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह देना चाहिए। ऑल योर मॉक टेस्ट यू शुड गिव लाइक यू आर गिविंग द एक्चुअल एग्ज़ाम, उतने टाइम फ्रेम में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इनफैक्ट मैं जब अपने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन करती थी, जो OMR शीट होती है यूपीएससी के फॉर्मेट की, उसको मैंने प्रिंट आउट किया था एंड उसके थ्रू मैं तैयारी करती थी। लाइक मैं उसमें एक्चुअली बबल्स मार्क करती थी। तो दैट इज़ हाउ सीरियस यू शुड बी अबाउट योर टेस्ट सीरीज एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। NCERTs इन यूपीएससी आर वेरी इंपॉर्टेंट। NCERTs कैसे पढ़ें? तो NCERTs पढ़ने का तरीका है कि फर्स्ट टाइम आप बस नॉर्मल रीडिंग कीजिए, सेकेंड टाइम आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, थर्ड टाइम आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ को रेफरेंस बुक्स से और पढ़ के अपने नोट्स वोट्स बनाइए। NCERT बुक्स तो ऐसी चीज़ हैं जो हमको आनी ही चाहिए, बिकॉज कोई भी बेसिक एजुकेशन आपका है 10th 11th 12th का, तो वो NCERT पढ़ के हुआ है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको NCERTs तो आती होंगी। सिर्फ NCERTs काफ़ी नहीं रहती हैं, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा विद अलग अदर टाइप्स ऑफ बुक्स। बट NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं। NCERT न्यू पढ़ें कि ओल्ड पढ़ें? तो जो हिस्ट्री विस्ट्री के NCERTs हैं वो आप ओल्ड पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी और इन सब के NCERTs आप नहीं पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बायोलॉजी की नहीं आप NCERTs पढ़ सकते हैं। आप नहीं पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट लेवल किससे ज़्यादा है। कई सब्जेक्ट्स में पुरानी अच्छी हैं, कई में नहीं। आप दोनों ऑनलाइन डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको जो ज़्यादा यूज़फुल लगे बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स की तैयारी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक ऑल इंडिया रेडियो का स्पॉटलाइट शो देखा, मैंने राज्यसभा टीवी देखा, लोकसभा टीवी देखा। उसके अलावा हिंदू को मैं डेली रीड करती थी, और जब मिस हो जाता था तो एक साथ 3-4 दिन का हिंदू मैं रेफ़र कर लेती थी। आपको न्यूज़पेपर में पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, इस टाइप की न्यूज़ आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट डिसीशंस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ट्रेड, ये वाली न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहले ये फ़िल्टर आउट कर लीजिए न्यूज़पेपर में कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनसाइट्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मेरे टाइम में जब मैं तैयारी करती थी, कि वो एक न्यूज़ आर्टिकल आपको पढ़ने के लिए छाट के देते थे, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा वो भी देते थे। तो इससे आपको समझ आएगा कि कोई न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैसे पूछता है यूपीएससी। इससे आपको ये भी समझ आएगा। इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हाउ टू रीड हिंदू, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से आप जैसे जैसे तैयारी करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आप अपने आप न्यूज़पेपर सीखने का सही तरीका जान जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आप एक कोई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू।
दोनों ही काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर हैं। इंटरव्यू के टाइम आप एक लोकल न्यूज़पेपर्स भी ज़रूर पढ़िए, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट पढ़ती थी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स के अलावा विजन आइस के करंट अफेयर्स मंथली बुकलेट आती है ऑनलाइन, उसको मैं ज़रूर पढ़ती थी। वो हिंदू पे ही बेस्ड रहती है, उसमें सारे चीज़ों का वो रहता है कि कंबाइंड की जिससे कहेंगे सार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो वो मैं यूज़ करती थी। मैगज़ीन्स यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, योजना और कुरुक्षेत्र हम लोग पढ़ते थे, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेलेवेंट होते थे करंट अफेयर्स से। और बाकी इन जनरल या मैगज़ीन्स की उतनी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत लगी नहीं। मैगज़ीन्स ज़्यादा एंटरटेनमेंट रीज़न से होती हैं, बट योजना एंड कुरुक्षेत्र वर वेरी गुड मैगज़ीन्स। आप योजना और कुरुक्षेत्र फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगज़ीन्स हैं। उनमें भी आपको पूरी मैगज़ीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट हो, जो उस साल के करंट अफेयर्स से रेलेवेंट हो, वो आप टॉपिक उठा लीजिए एंड वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करें? तो आप यूपीएससी की तैयारी कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी इट्स नेवर टू अर्ली, इट्स नेवर टू लेट। आप कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर से भी शुरू कर सकते हैं, आप फाइनल ईयर के बाद भी शुरू कर सकते हैं, आप ऑन जॉब भी शुरू कर सकते हैं। आपको बस एग्ज़ाम के लिए पैशन होना चाहिए। इट डजेंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, योर एम्बिशन शुड बी क्लियर, योर ड्रीम शुड बी क्लियर, एंड रास्ता खुद मिल जाएगा आपको। बस आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको यूपीएससी करना है। टाइम डज नॉट मैटर, जितने जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने थर्ड ईयर में किया था, तो मैं पूरा टाइम तो नहीं दे पाती थी क्योंकि कॉलेज के साथ बैलेंस करना पड़ता था, बट जितना भी आप टाइम दे पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप जितनी जल्दी शुरू करें उतना आपको फ़ायदा है। लेकिन ऑब्वियसली आप अपने कॉलेज की भी पढ़ाई पे ध्यान दें। अपना जो बैकअप ऑप्शन है आपका, अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं करते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा डेली कितने घंटे पढ़ना है, आई थिंक ये बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है, काफ़ी एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है। ये आपके कंसंट्रेशन और आपके ग्रास्प पे डिपेंड करता है, पर मिनिमम आपको 6-7 घंटे तो दिन में पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप कितने भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। मेंस आते आते और प्रीलिम्स के जस्ट बाद तो आपको 10-12, इनफैक्ट कई बार 13-14 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना सिलेबस बचा है, आप कैसा एग्ज़ाम में स्कोर कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि आप जितने भी घंटे पढ़ें, क्वालिटी पढ़ाई कीजिए। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी घंटे आप दे रहे हैं उनमें आप 100% पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, एंड एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, प्लानिंग करके पढ़ाई कीजिए, सब्जेक्ट की भी और ऑप्शनल की भी, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। एंड आई थिंक मिनिमम आप 5-6 आवर्स एवरी डे कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। एक दिन 24 घंटे पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि कंसंट्रेशन, आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जब आप पढ़ाई करें। सोशल मीडिया या कोई भी और टीवी या ये सब चीज़ों में आप ना पढ़ें। और मेरे हिसाब से मैंने तो कम से कम 6-7 घंटे डेली पढ़ाई की थी, और मेंस के टाइम पे जब मेंस क्लोज थे तो इवन 13-14 घंटे भी पढ़ाई की थी। बट वो क्वालिटी पढ़ाई की थी, बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेती थी। ये नहीं कि कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप को बीच बीच में ब्रेक्स दीजिए, और उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। अब मेरे को यूपीएससी की तैयारी करने का मोटिवेशन मेरे फादर से मिला, जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं 89 बैच के। मैं उनका काम देखती थी, मुझे उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जो वो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, जितने लोगों की लाइफ वो बदल पाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कोई मोनोटनी नहीं थी, हर दिन नए चैलेंजेस थे, हर दिन कुछ नया सीखने को था। और जो पापा जब यूनिफॉर्म में कहीं पे भी आते जाते थे, जो उनको रिस्पेक्ट और प्यार मिलता था, उसको देख के भी मैंने यूपीएससी के लिए आई वॉज वेरी इंक्लाइंड, एंड ही इज़ एंड इज़ always going to be my inspiration, the reason why I prepared for UPSC and continue to work in Indian Police Service. मैंने अपना टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज बनाया, और प्रीलिम्स है कि मेंस है उस हिसाब से बनाया था।
कि मेरा टारगेट होता था कि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट ये वो, उनको मैं कब ख़त्म कर लूँ। 1 महीने पहले तक, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मेरे सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाए। लास्ट का 1 महीना मैं सिर्फ रिवीजन पे और पेपर सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज़ इन सब चीज़ों पे दूँ। इस हिसाब से मैंने अपना स्केड्यूल बनाया था और इस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी। फिर यूपीएससी के दौरान खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती थी, मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती थी जब भी मुझे लो फील होता था, और मैं बीच बीच में इंस्पायरिंग शोज़, मूवीज़ ये सब भी देखती थी। टॉपर्स की वीडियोस देखती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनका एक्सपीरियंस देखती थी, और हमेशा 2-4 मोटिवेशन कोट्स मेरे टेबल पे लगे रहते थे। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू फ्लाई, नो ड्रीम इज़ टू बिग, नो स्टार टू हाई, एंड मतलब लिव योर ड्रीम। और मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं जब क्लियर कर लूँगी तो मैं यूनिफॉर्म पहन के कैसे जाऊँगी, कैसे मैं डिसीशंस लूँगी, कैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट की एसपी होंगी। ऑल दीज थिंग्स ना, पॉजिटिव हमेशा रहने के लिए, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम से बारे में बहुत पैशनेट थी, तो मुझे एक्सटर्नल लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं खुद ही से अपने मोटिवेशन के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहती थी, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। जब कोई चीज़ आपका सपना है, पैशन है, आपको, आप सोते हो, आप उठते हो, आप उसी के बारे में सोचते हो, आप कैसे सक्सेसफुल होगे, और यही चीज़ आपको मोटिवेटेड रखती है। और फेलियर्स, और जब आदमी गिरता है तभी चलना सीखता है, तो फेलियर्स और ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है, इनको ज़्यादा दिल से मत लगाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ी देर उसका दुख मनाइए, मूव ऑन कीजिए। कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी गलतियों से, क्या चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। और यही चीज़ मैंने की खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए।